सभी यूजी पीजी के स्टूडेंट्स और पीएचडी के इच्छुक स्टूडेंट्स को डॉक्टर आर.के.एन. का नमस्कार। ये रिसर्च गाइडेंस सीरीज, उसमें भी ख़ास तौर से एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, उसके जो सीरीज चल रही है उसमें ये पार्ट 1 है। पहला वीडियो इंट्रो का था उसका, ये पार्ट 1 है। इसमें वेरिएबल्स पे चर्चा करेंगे हम। चूँकि सबसे पहले चर्चा प्रॉब्लम पे होनी चाहिए थी, लेकिन प्रॉब्लम को समझने के लिए वेरिएबल्स को समझना बहुत ज़रूरी है पहले, इसलिए हम पहले वेरिएबल्स को ले रहे हैं इस वीडियो में। वेरिएबल, जिसे डेफिनेशन आपको बुक्स में मिल जाएगी कि जिसको वेरी किया जा सके, लेकिन मैं आपको सरल शब्दों में बताऊंगा ताकि आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ये वेरिएबल, इसको हिंदी में चर या परिवर्त्य भी कहते हैं। अब इसे समझने से पहले थोड़ा स्टिमुलस के बारे में बता देता हूँ जो नए स्टूडेंट्स हैं, कि स्टिमुलस यानी कि उद्दीपक ऐसा कुछ भी घटना, दृश्य या सुनना या स्पर्श या कोई भी अनुभव या कोई भी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, क्रिया, कुछ भी हो सकता है जिस पर हमारा ध्यान चला जाए और जो हमारी मानसिक प्रक्रियाओं या व्यवहार को प्रभावित कर सके, उसको उद्दीपक कहते हैं। अब वेरिएबल कब बन जाता है कोई उद्दीपक? जब हम अपनी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में किसी उद्दीपक को एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ करते हैं तो वेरिएबल बन जाता है। और उसमें भी हमारे नियंत्रण में ये होता है कि हम किस उद्दीपक को इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में लें और किसको डिपेंडेंट के वेरिएबल के रूप में लें, और कौन से वेरिएबल ऐसे होते हैं जो हमारी रिसर्च को डिस्टर्ब कर सकते हैं, उन्हें हम कैसे उन पे कंट्रोल करें। ये सारी चीज़ें आज हम क्लियर कर लेंगे। तो सबसे पहले आते हैं वेरिएबल पे, जो वेरी किया जा सके, या चर बोलते हैं इसको हिंदी में, परिवर्त्य भी बोलते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, स्वतंत्र चर। दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल, परतंत्र चर। तीसरा होता है अदर वेरिएबल, बाह्य चर या अन्य चर भी बोलते हैं इसको। अब ये इनकी विशेषताएं मैं आपको बता रहा हूँ, इससे आपका सारा क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट कि कैसे इनकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं। सबसे पहली विशेषता है कि इसको हम मान के चलते हैं कि ये इफ़ेक्टिव है। मान के चलते हैं कि ये इफ़ेक्टिव है, प्रभावी है। और डिपेंडेंट वेरिएबल को हम मानते हैं कि इफेक्टेड है, प्रभावित है, यानी कि प्रभावित हो सकता है। अब किससे हो सकता है? इससे, इफेक्टिव से। जो स्वतंत्र चर है उससे ये प्रभावित हो सकता है या नहीं, इसलिए हम ज़्यादा अपनी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं और हाइपोथेसिस भी इसलिए नल लेते हैं। अगर पहले से ही पता है कि भाई इसका प्रभाव पड़ता ही पड़ता है तो रिसर्च करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है हमें। इसलिए हम संभावना के रूप में इसको स्वतंत्र चर, किसी स्टिमुलस को, वेरिएबल को ले लेते हैं और किसी वेरिएबल को परतंत्र चर के रूप में ले लेते हैं, हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब एक बार और समझा देता हूँ कि जिसका प्रभाव पड़ता है वो स्वतंत्र हो गया, जिस पर प्रभाव पड़ने की संभावना होती है वो परतंत्र चर हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल। तीसरे वेरिएबल्स होते हैं जो बाह्य चर होते हैं। ये इफेक्टिव तो होते हैं बट नॉट सेलेक्टेड, प्रभावी हैं, इनका प्रभाव रिसर्च पे पड़ सकता है, डिपेंडेंट वेरिएबल पे पड़ सकता है इसका प्रभाव, लेकिन इन्हें हम सेलेक्ट नहीं करते, ये चयनित नहीं होते, इसलिए हमने इन्हें बाह्य चर बोला। इनको घुसपैठिया चर भी कह सकते हैं। अब ये धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। अब और विशेषता इसकी है कि जो हमारा स्वतंत्र चर होता है इसका मैनेजमेंट किया जाता है। ये किसी टूल्स के, इंस्ट्रूमेंट के द्वारा या अपरेटस के द्वारा इसका मैनेजमेंट किया जाता है। और जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है इसका मापन किया जाता है, मेजरमेंट किया जाता है इसका किसी टेस्ट के द्वारा। जो मानकीकृत टेस्ट होते हैं
उसके द्वारा इस वेरिएबल का मापन किया जाता है। और जो तीसरा चर होता है, जो तीसरे चर होते हैं, ये एक से अधिक हो सकते हैं, दर्जनों भी हो सकते हैं, इन सब का कंट्रोल किया जाता है। कंट्रोल का मतलब पहली कंडीशन हटा देना कि एक्सपेरिमेंट के बीच में ये चर आने ना पाए। लेकिन ये बाह्य चर ऐसे होते हैं जिन्हें हम हटा नहीं सकते, तो इसके लिए दूसरा हम ऑप्शन ये रहता है कि सभी परिस्थितियों में अथवा सैंपल में समान रूप से उपस्थिति निश्चित करना। इसको थोड़ा और समझाऊंगा मैं। पहले मैं और अच्छी तरह से समझाने के लिए एक मैंने एग्जाम्पल के तौर पे एक समस्या लिखी। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, एक टॉपिक है, वो लिखा है। विस्तार से मैं समस्या वाले उसमें समझाऊंगा कि आप कैसे समस्या का सिलेक्शन करें, उसका टॉपिक कैसे ढूंढें अपनी समस्या के लिए, रिसर्च के लिए। तो ये एग्जाम्पल के लिए है कि विद्यार्थियों के चिंता स्तर पर संगीत के प्रभाव का अध्ययन, ये रिसर्च टॉपिक है मान लिया आपका। अब यहाँ पे हमारे पास एक तो चिंता स्तर हो गया और एक संगीत हो गया। अब हम अध्ययन किस पर कर रहे हैं? चिंता स्तर पर, यानी कि ये हो गया हमारा परतंत्र चर। इसके प्रभाव का अध्ययन कर रहे हैं, किसके? संगीत के। तो ये हो गया हमारा स्वतंत्र चर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब जो है यहाँ पे मैंने बताया था मैनेजमेंट करना, तो संगीत का हम मैनेजमेंट करेंगे कि हमारा जो जिससे संगीत सुनाएंगे वो इंस्ट्रूमेंट कैसा होगा, कौन सा संगीत सुनाएंगे, कितनी देर सुनाएंगे और कितने दिनों तक सुनाएंगे, ये सारा उसको हम मैनेजमेंट कहते हैं यहाँ पे। और चिंता स्तर पर, यानी कि पहले चिंता का मेजरमेंट कर लिया संगीत सुनाने से पहले। एक्सपेरिमेंट में ऐसा ही किया जाता बेसिक उसमें, कि पहले मेजरमेंट चिंता का कर लिया किसी एंजाइटी टेस्ट पर, फिर संगीत सुनाया, एक्सपेरिमेंट हो गया। फिर उसके बाद में जब संगीत सुना चुके उसके बाद में फिर से इसका हमने मेजरमेंट कर लिया, मापन कर लिया, टेस्ट लगा दिया, तब हम आगे उसमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं। लेकिन ये क्लियर हो गया कि इसका हम क्या करते हैं, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है इसका हम मैनेजमेंट करते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल का हम मापन करते हैं। अब मैं इसके बारे में बता दूं कि हटा देना कुछ चर। अब हम मान लिया इसका एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि संगीत सुना रहे, तो वहाँ कोई और शोर मच जाए, लाइट भाग जाए, अंधेरा हो जाए, कुछ भी ऐसा डिस्टरबेंस हो जाए, वो एक्स्ट्रा चर हो गए, उनको हटा दे सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि मान लिया हमने यहाँ पे विद्यार्थियों लिखा है, तो विद्यार्थी किस एज ग्रुप के हों, यहाँ एज ग्रुप भी वेरिएबल्स में आ जाता है। ये वाले जो अन्य चर हैं, वाई चर हैं, एज ग्रुप के हैं, जेंडर क्या है उनका, इनको हम हटा नहीं सकते, लेकिन हम इनको सिमिलरिटी में ला सकते हैं कि ठीक है एक ही एज ग्रुप के विद्यार्थियों पर हम ये एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो इसको इस तरह से हम कंट्रोल करते हैं, या तो हटा देते हैं। जिन वेरिएबल्स को हम हटा नहीं सकते हैं तो उनको हम बिल्कुल दोनों कंडीशन में, या प्री पोस्ट टेस्ट सेशन में या फिर वेरिएबल्स के बीच में, सब में समान कर लेते हैं, इनको उपस्थिति निश्चित कर लेते हैं समान रूप से। तो ये हमारा कंट्रोल के दो मेथड हो गए इसको। अब हम इस पे आते हैं कि मैनेजमेंट हो गया, मेजरमेंट हो गया, तो तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, कंट्रोल्ड बाय रिसर्चर। ये हमारे हाथ में होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो रिसर्च करते हैं ये उनके नियंत्रण में होता है कि उसकी कितनी मात्रा करें। जैसे संगीत है, संगीत पर रिसर्चर का नियंत्रण होता है कि भाई आधे घंटे सुनाना है, 20 मिनट सुनाना है, या क्या सुनाना है, क्या पैकेज पूरा मैनेजमेंट किसके हाथ में है? रिसर्चर के हाथ में। और इसको ऑब्जर्व करते हैं केवल रिसर्चर, शोध करता है, देखता है इसको, केवल जो अध्ययन करता होता है वो देखता है, फिर इसका
इसमें कुछ नहीं कर सकता, इस पे इसका इफेक्ट पड़ सकता है केवल, इंडिपेंडेंट। यही देखने के लिए हम करते हैं। ये क्लियर हो गया। अब इसका जो चौथा विशेषता होता है, इसका फिजिकल प्रूफ, भौतिक सबूत होना चाहिए हमारे पास, क्योंकि ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में इसका कोई भी स्कोर काउंट नहीं होता, इसका स्कोरिंग नहीं होती है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की स्कोरिंग नहीं होती। इसका केवल हमारे पास एक प्रूफ चाहिए होता है कि हमने अपना ये जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, ये किस यंत्र के रूप में था, किस इंस्ट्रूमेंट के रूप में था, या फिर यह हमने कितनी देर बजाया। पूरा पैकेज हमारा क्लियर होना चाहिए कि हमारा क्या पैकेज था इसका। तो ये इसका भौतिक सबूत चाहिए होता है। लेकिन इसका क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल के इसके रिजल्ट्स मेजरमेंट किया, उसके बाद में स्कोर हुआ, फिर उसके बाद में हम रिजल्ट्स उसके स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करके रिजल्ट्स निकालते हैं। किसके, डिपेंडेंट वेरिएबल के। रिजल्ट से मुक्त है। ये चार इसके वो समझ में आगे होंगे, क्लियर हो गया होगा आपको। मैंने बड़े सरल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश की है। ये हमारा पार्ट 1 था। और अगर दूसरा हमारा होगा कि समस्या का सिलेक्शन, टॉपिक का सिलेक्शन कैसे करें, कौन सा टॉपिक होना चाहिए आज की परिस्थितियों में, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में कौन से जो समस्याएं होनी चाहिए आपकी, जो जिनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, उस पर हमारा एक तरह से प्रशिक्षण होगा। तो उसके लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि पार्ट 2 करके जब प्रॉब्लम होगा, रिसर्च प्रॉब्लम का वीडियो होगा, तो वो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके, सबसे पहले पहुंच सके। आपका धन्यवाद।